स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ओके, जैसे कि आपको पता है हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे हैं। तो पी ब्लॉक में मैंने बोला था +2 में आपका ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17 एंड 18 ये वाले हमने करने हैं। तो ग्रुप 15 इज डन। नाउ वी आर स्टार्टिंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ओके, ग्रुप 16 में कौन कौन आता है? क्या निमोनिक था इसका? ओसी टीपो। ओसी टीपो जैसे मैंने बोला था सुल्तान का नाम होता है, कैसे वैसे याद कर लो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, these are the elements of group 16. Okay, clear? Atomic number, element and electronic configuration. For example, oxygen has atomic number 8. जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो वो बनेगी 2s2 2p4। ओके, सल्फर के लिए वो बनेगी 3s2 3p4, सेलेनियम के लिए वो बनेगी 4s2 4p4, टेल्यूरियम के लिए वो बनेगी 5s2 5p4 एंड पोलोनियम के लिए वो बनेगी 6s2 6p4। मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इस ग्रुप के लिए? दैट इज ये लिखी हुई है, ओ सॉरी, ये नीचे लिखी हुई है NS2 NP4। दिस इज जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हम आउटर मोस्ट की ही बात क्यों करते हैं बार बार? क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही सारी प्रॉपर्टीज केमिकल वाली डिपेंड करती हैं। ओके, नेक्स्ट है अकरेंस। सर सॉरी स्टूडेंट्स, अकरेंस अब दोबारा डिस्कस करनी पड़ेगी, वॉइस लैग हो गया था। अकरेंस में आपके पास हम सल्फर के अकरेंस की बात करेंगे। ओके, जैसे कि आपको पता है हम मेजरली हर ग्रुप के पहले 2 मेंबर्स की अकरेंस की ही बात कर रहे हैं, चाहे आप सल्फर के अकरेंस की बात कर रहे हो या सॉरी ऑक्सीजन की सल्फर की अकरेंस की बात कर लो, चाहे सल्फर की। जैसे सल्फर की अकरेंस कैसे होती है? इन फॉर्म ऑफ सल्फेट्स। जैसे जिप्सम जो है वो क्या है? कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पे सल्फर है ना, और ऑक्सीजन भी। ओके, एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट किसको बोलते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड, इट इज कॉल्ड एज द एप्सम सॉल्ट। उसके बाद है बाराइट, इसको बाराइट ऐसे भी लिखते हैं, कई लोग ऐसे भी लिखते हैं। बेरियम सल्फेट को बोलते हैं बाराइट। ओके, सल्फर जो है वो सल्फेट्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। सल्फर कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स, ये सल्फाइड्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे गैलीना, गैलीना किसको बोलते हैं? लेड सल्फाइड को बोलते हैं गैलीना। ओके, जिंक ब्लेंडेड, जिंक सल्फाइड को बोलते हैं जिंक ब्लेंडेड। आप जिंक सल्फाइड भी बोल सकते हो, बट नेचर में इसकी एग्जिस्टेंस जिंक की ओर की फॉर्म में होता है। और जिंक की कौन सी ओर की फॉर्म में? जिंक ब्लेंडेड, जिंक जिंक सल्फाइड। ओके, एंड देयर आर मेनी मोर फॉर्म्स आल्सो। ओके, तो ये सल्फर की अकरेंस होगी। अगर आपने ऑक्सीजन की अकरेंस के बारे में बात करनी है, ऑक्सीजन का तो आपको बताइए एटमोसफेयर में हमें मिलती है ऑक्सीजन की O2 की फॉर्म में, ओजोन की फॉर्म में, वाटर में मिलती है। जितने भी सल्फेट्स हैं उसमें भी ऑक्सीजन ही होती है साथ में। ओके, तो अकरेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, इसलिए वो डिस्कस नहीं कर रखा है इसमें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही में हम डिस्कस करेंगे कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP4। उसके बाद अब हमने ट्रेंड्स डिस्कस करने हैं। यहाँ पे शायद मैं डालना भूल गया हूँ, तो इसको पहले डाल देते हैं टॉपिक, ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज, और उनका ट्रेंड डिस्कस करेंगे कि डाउन द ग्रुप उन प्रॉपर्टीज पे क्या इन्फ्लुएंस आता है। ओके, और ये जो ट्रेंड है ये वैसे ऑलमोस्ट ग्रुप 15 जैसा ही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आज स्पीड में चलूंगा जनरल ट्रेंड डिस्कस करते टाइम। ग्रुप वाइज, ग्रुप वाइज का मतलब समझते हो ना? डाउन द ग्रुप और सी टिपो। ओके, सबसे पहले एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। आपको पता है जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे नंबर ऑफ शेल्स आर गोइंग टू इंक्रीज। जैसे ऑक्सीजन के केस में क्या होता है? अगर हम बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग बात करें, 2 शेल फिल्ड होते हैं, 2 6 होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम नीचे सल्फर की बात करें तो उसमें क्या होता है? 2 8 6।
नंबर ऑफ शेल 3 हो जाते हैं। हालांकि सल्फर में प्रोटॉन्स भी ज्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, सल्फर में आपके 16 प्रोटॉन होते हैं। बट 3 शेल होने की वजह से क्या होता है, इसका ओवरऑल साइज इंक्रीज ही होता है। ओके, वो सारा रीजन वही है, रीजनिंग जो पहले कर चुके हैं ना हम ग्रुप 15 के लिए, तो इसलिए इसको कट शॉर्ट में निपटा रहा हूँ मैं। डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। ओके, उसके बाद ट्रेंड फॉर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जैसे मैंने ये पहले भी बता दिया हुआ आपको कि अगर आपने किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसको कैटायन बनाना है, कितनी एनर्जी लगेगी, इसको एनर्जी दे के ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो उसमें, वैसे नहीं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज द साइज इंक्रीजेस। ओके, मतलब अगर आप ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे शेल में है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड है, तो उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, वेयर साल्फर का साइज बड़ा है, तो इसलिए जो इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वीकली बाउंडेड है टू द न्यूक्लियस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज द साइज इंक्रीजेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन है आपके पास, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपैरिजन टू कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप 15 एलिमेंट, व्हाई। इसमें क्या पूछ रहे हैं वो, जैसे मान लो अगर हम बात करें ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के एलिमेंट अगर लिखें, ग्रुप 15 ग्रुप 16, तो ग्रुप 16 में कौन कौन आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ओके, अभी ग्रुप 15 में हम पढ़ के रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंपैरिजन होगा तो किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। हमने पढ़ा था ना, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। सिमिलरली फास्फोरस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू सल्फर। व्हाई सो, बिकॉज इनके केस में एग्जैक्टली हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होता है, np3 होती है ना इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है, इससे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। वेयर एज इनके केस में ऐसा कुछ नहीं है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड नहीं है, इसके केस में क्या होती है, P4 होती है, तो इसमें से उल्टा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड बनेगा, तो इसलिए ये इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो लो क्यों होती है कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप 15 एलिमेंट्स से। ऑक्सीजन की लो क्यों है नाइट्रोजन से, सल्फर की लो क्यों के है फास्फोरस से, बाय सो, ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड p orbitals, electronic configuration of group 15 elements, larger amount of the energy is required to remove electrons compared to group 16 elements. Okay, जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 15 एलिमेंट्स में, वही रीजन है इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होने का एज कंपैरिजन टू ग्रुप 16। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो ट्रेंड है, ओके, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, देखो जब आपने किसी एटम को इलेक्ट्रॉन देके उसको एनायन बनाना है, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये नेगेटिव भी हो सकती है साइन में, पॉजिटिव भी हो सकती है साइन में। नेगेटिव साइन में होने का मतलब क्या होता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। जब एनर्जी रिलीज होती है तब हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में है। जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी एटम में, अगर एनर्जी रिलीज हो, ओके, तब हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है। ओके, और अगर आपको जबरदस्ती ये इलेक्ट्रॉन इसमें डालना पड़ रहा है तब जाके ये एनायन बनेगा ऐसे, तब हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। इसके केस में एनर्जी देनी पड़ती है, और जब हमें एनर्जी देनी पड़े उसके लिए हम साइन लेते हैं पॉजिटिव। थर्मोडायनेमिक्स में ये वाला रूल चलता है ना, अगर एनर्जी निकल रही है तो उसके लिए साइन नेगेटिव, अगर एनर्जी देनी पड़ रही है तो उसके लिए साइन पॉजिटिव। अगर हम ग्रुप 16 की बात करें, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या है, दे आर इलेक्ट्रॉन टेकर, तो ये बड़े इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ओके, तो इट मींस जब ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये स्टेबल होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हैं अपनी नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन से, तो फटाफट से इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये वाले, तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना बहुत पसंद करते हैं ये। ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है,
बट अगर हम कंपैरिजन करें डाउन द ग्रुप, कि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू पे क्या चेंज आएगा, तो उसका रीजन क्या है, जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेना है, तो न्यूक्लियस जो है वो अच्छे से पुल लगा पाएगा इसे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर। बट जैसे जैसे न्यूक्लियस ज्यादा इलेक्ट्रॉन से घिरता जाएगा, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बड़ा होता जाएगा ना, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे उतनी पुल नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो अंदर वाले अपने इलेक्ट्रॉन है इसके, वही सारा का सारा न्यूक्लियर पुल खा जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी ज्यादा पुल नहीं लगेगी। तो इट मींस डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी, या आप ऐसे बोलो कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। लेस नेगेटिव होने का मतलब क्या है, जैसे ऑक्सीजन के लिए, सल्फर के लिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू मान लेते हैं -60 किलो जूल है ये, और जो उसके बाद नीचे है सेलेनियम, उसके लिए आ रही है 40 किलो, -40 किलो जूल। मतलब जब सेलेनियम इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एनर्जी कम रिलीज हो रही है, वेरस जब सल्फर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। साइन जो है वो ये दिखा रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करनी है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे बोल दिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव डाउन, नेगेटिव डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द साइज। बट इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ओके, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की होनी चाहिए ना, नेगेटिव में, और सबसे कम किसकी होनी चाहिए, पोलोनियम की। बट ऑक्सीजन की दूसरे नंबर पे आती है। मतलब आप एक्सपेक्ट कौन सा ऑर्डर करते हो, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का ऑर्डर ये वाला होना चाहिए ना आपके अकॉर्डिंग, अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें। बट एक्चुअल में नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, जनरल ट्रेंड ये होना चाहिए ना आपके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का। बट एक्चुअल में ट्रेंड कौन सा होता है, सल्फर और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन है। मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सल्फर से कम होती है। क्यों जी, ऐसा क्या चक्कर है, ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन है ऑक्सीजन का बहुत ही छोटा साइज। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव एज देन द सल्फर ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है वो उस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो रखी है इस न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो रखी है, तो इसलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको रिपल्शन बहुत ज्यादा मिलती है। ये वाला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ग्रुप 15 में, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में। ओके, क्लियर। तो इसलिए आपके पास जो इनकी इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है ऑक्सीजन की, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, its electron gain enthalpy is less negative as comparison to sulfur because incoming electron faces greater inter-electronic repulsion from the existing electrons of oxygen. ओके, तो ये वाला एक्सेप्शन आपने दिमाग में रखना है। जितनी भी एक्सेप्शन है वो सारी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से कई बार क्वेश्चन बनता होता है। क्लियर। जनरल ट्रेंड आपको पता वैसे ही आज लग जाना है, दिमाग में आ जाना है, जनरल ट्रेंड तो वैसे ही कंसेप्चुअल होते हैं। जितनी भी एक्सेप्शन है वो आपने याद करनी है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। मतलब अगर मैं बात करूं तो इस ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की, और सबसे कम किसकी है, पोलोनियम। ओके, इनफैक्ट जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था, इसमें मैंने दिखा भी दिया था आपको कि जो पहले दो मेंबर हैं इस ग्रुप के, दे आर नॉन मेटल्स। जो अगले दो मेंबर है सेलेनियम और टेल्यूरियम, दे आर मेटलॉइड्स। उनकी प्रॉपर्टी इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल होती है। एंड जो सबसे एंड वाला मेंबर है पोलोनियम, दैट इज अ मेटल एंड इट इज अ रेडियो एक्टिव मेटल। ओके, क्लियर। तो ऑब्वियस है, आपको पता ही है नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे भी ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू मेटल्स। तो आप देख रहे हो जैसे डाउन द ग्रुप जा रहा है तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गोइंग टू इंक्रीज, और सॉरी डिक्रीज। ओके, चलो नेक्स्ट आपके पास है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप समझते हो, जैसे डाउन जैसे ऑक्सीजन है, सबसे पहले इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। ऑक्सीजन जो है वो O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या ज्यादा से ज्यादा O3 फॉर्म में। सल्फर जो है वो एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
तो आप देख रहे हो डाउन द ग्रुप जाने पे इनके जो मॉलिक्यूल का साइज है वो बढ़ता जाएगा। तो अगर मॉलिक्यूल बड़े होंगे, और वैसे भी इनका इनका एटम का साइज भी बढ़ता जाता है, साइज में भी जैसे ऑक्सीजन छोटा सा होगा, सल्फर थोड़ा बड़ा है, सेलेनियम और बड़ा है, ठीक है। और ऊपर से जो इनके मॉलिक्यूल बन रहे हैं जिनमें ये प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो भी ज्यादा नंबर ऑफ एटम वाले बन रहे हैं, उनकी एटॉमिसिटी बढ़ रही है। तो इट मींस एक एसिड का मॉलिक्यूल दूसरे एसिड के मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा ना, वॉन्डरवाल फोर्स से, ठीक है। So it means down the group melting point and boiling point will increase because van der Waals forces are going to increase with increase in the mass and size. Okay. जैसे पिछले वाले ग्रुप में, ग्रुप 15 में हमने नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के लिए भी सेम ही रीजन दिया था, क्योंकि नाइट्रोजन N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वैसे भी इसका मॉलिक्यूल भी छोटा है, और फॉस्फोरस एक तो P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसका मॉलिक्यूल वैसे भी बड़ा है। तो एक P4 दूसरे P4 के साथ बड़ा ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, एक P4 दूसरे P4 के साथ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। ओके। आगे जैसे अभी हम एग्जाम, और ऐसा क्यों है कि ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सल्फर एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसका एक क्वेश्चन ही बना दिया हुआ है। ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द डायटोमिक मॉलिक्यूल O2 व्हाइल सल्फर एग्जिस्ट इन द एसिड। ओके। ऑक्सीजन के केस में ये पाई बॉन्डिंग पॉसिबल है, ओके, क्योंकि ऑक्सीजन में 2p और दूसरे के 2p हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे तो वो साइडवेज ओवरलैपिंग कर जाएंगे। वेयर एज सल्फर के केस में आपके पास 3p होता है और 3p जो है वो डिस्पर्स्ड होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो एक 3p दूसरे 3p के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग करवा दे इफेक्टिव, वो बहुत कम चांसेस होते हैं, ओके। तो इसलिए सल्फर जो है वो पाई बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करता, इसलिए सल्फर के केस में सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा उसका, एक सल्फर का एटम बनाएगा दो ही बॉन्ड, बट वो बनाना प्रेफर करेगा सिंगल बॉन्ड। इसमें हर ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रहा है, बट एक पाई बॉन्ड भी बनेगा उसमें, ओके। इसलिए सल्फर की कैटनेशन एबिलिटी ज्यादा है बट पाई बॉन्डिंग एबिलिटी कम है, तो इसलिए सल्फर एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ऑक्सीजन जो है वो O2 डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने सेम रीजन दिया था ना नाइट्रोजन और P4 के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बना लेता है, इसलिए दो नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना के डिस्क्रीट N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वेयर फॉस्फोरस जो है वो डबल बॉन्ड बनाना दूसरे फॉस्फोरस के साथ पसंद ही नहीं करता, तो इसलिए फॉस्फोरस जो है उसके तीन बॉन्ड बनने होते हैं, तो हर फॉस्फोरस तीन बॉन्ड ऐसे बनाना पसंद करता है सिंगल बॉन्ड की तरह, ओके। मतलब सेम रीजन जैसे हमने पीछे वाले दिए थे ना, वैसे वैसा ट्रेंड चल रहा है इसमें, जो ग्रुप 15 में दिए थे रीजन, वैसे वाले रीजन ही अप्लाई होंगे यहाँ भी, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में हो रहा था। अगला एक क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन एंड सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में इतना ज्यादा फर्क क्यों है? इनफैक्ट ऑक्सीजन जो है वो गैस स्टेट में होता है और सल्फर सॉलिड फॉर्म में मिलता है आपको। उसका रीजन यही हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सल्फर का बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, बट ऐसा क्यों? उसका रीजन है, इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। Oxygen exists as a diatomic molecule, whereas sulfur exists as a polyatomic molecule as say. Okay, and also sulfur atom is bigger, which leads to more stronger, not more stronger van der Waals forces. ओके, इसलिए सल्फर के एक एसिड में दूसरे एसिड के साथ स्ट्रॉन्गर वन डर वाल फोर्सेज होंगी। एक तो सल्फर का एटम बड़ा है वैसे भी, और मॉलिक्यूल भी ज्यादा नंबर ऑफ एटम से बनता है, तो एक एसिड का मॉलिक्यूल दूसरे एसिड के मॉलिक्यूल के साथ बड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ओके। वेयर एज एक O2 का मॉलिक्यूल दूसरे O2 के साथ बड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो गैसेस फॉर्म में मिलता है और एसिड जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है। जैसे आगे मैंने वही क्वेश्चन बना दिया, वो ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, सल्फर एज अ सॉलिड, वाई? इसका सेम रीजन बन रहा है एज अबव, ओके। यही वाला रीजन आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, ओके। अब बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट अब बताने की जरूरत नहीं है, जैसे SF4 में सल्फर की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो +4 है, ओके। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। The charge carried by the atom within the
मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो आपके पास ग्रुप 16 वाले एलिमेंट्स हैं, दो दे शो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन कौन सी, -2 +2 +4 +6। ये चार तरह की मेजरली ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं। हालांकि ऑक्सीजन जो है वो +1 भी शो कर देता है, +2 भी शो कर देता है, और माइनस प्लस हाफ भी शो कर देता है, सॉरी माइनस हाफ भी शो कर देता है। जैसे आपको पता ही है फर्स्ट मेंबर हमेशा एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता ही है, वो भी हम बात करेंगे कब कौन से कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करता है वो अपनी ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, सबसे पहले वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स में से जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनकी बात कर लें। जैसे सबसे पहले मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप 16 के लिए, वो है -2। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रीजन क्या है इसका, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन जो है इसकी -2 स्टेट बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, वेर एज अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूं, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे तो -2 स्टेट शो करने की कैपेबिलिटी इनकी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है डाउन द ग्रुप जाने पर। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन चेन के माइनस स्टेट में आए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो जो डाउन द ग्रुप वाले हैं आपके पास, वो या तो +2 स्टेट बनाना पसंद करते हैं या +4 या +6। ओके, बट ज्यादा कॉमनली +4 बनाते हैं वो। ओके, नेक्स्ट, जैसे द टेंडेंसी और स्टेबिलिटी ऑफ द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर हम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो डाउन द ग्रुप जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट करने की शो करने की कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं ना पहले भी। इस ग्रुप के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, NH2 NP4। तो अगर ये दो S वाले पार्टिसिपेट ना करें ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें तो उनकी वजह से सिर्फ +4 ऑक्सीजन स्टेट बन सकती है ना। तो दैट्स वाई डाउन द ग्रुप हमें पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता जाता है, तो इसलिए डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। ओके, एंड रीजन इज इनर्ट पेयर। ओके, चलो अब कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। SF6 एग्जिस्ट वाइल OF6 नॉट, वाई? SF6 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है बट OF6 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? ऐसा क्या रीजन है? देखो, SF6 एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि सल्फर अपनी कोवलेंसी 6 तक एक्सपेंड कर सकता है, वेयर एज ऑक्सीजन अपनी कोवलेंसी 6 तक एक्सपेंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता। ऑक्सीजन डू नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल। अब इसको समझाते हैं। जैसे सल्फर अपनी सल्फर के ऑक्सीजन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3s2 3p4। तो वो अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन 3D में डालता है और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन 3D में डालता है, जिसकी वजह से 6 अनपेयर्ड ऑर्बिटल क्रिएट होते हैं लाइक दिस। और ये जो 6 अनपेयर्ड ऑर्बिटल क्रिएट हो रहे हैं, इनमें 6 क्लोरीन आके आपस में बॉन्डिंग बना सकते, 6 फ्लोरीन आके बॉन्ड बना सकते हैं लाइक दिस। ओके, जैसे नाइट्रोजन के केस में बताया था कि NF5 एग्जिस्ट नहीं करता, PF5 एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, क्लियर? वेयर एज ऑक्सीजन के केस में एक तो 2D नहीं होता, पहली बात, अगर होता भी है तो वो 3s होता है, तो इट मीन 2s को ये वाला इलेक्ट्रॉन 3s में एक्साइट करवाना पड़ेगा। ओके, और दूसरा ये जो आपका 2p का ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको भी अनपेयर करने के लिए आपको 3p में एक्साइट करवाना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी लगनी है, विच इज नॉट पॉसिबल। इतनी हाई एनर्जी हम देख के नहीं एक्साइट करवा सकते, क्योंकि जो बॉन्ड बनेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, मान लो आपने एक्साइट करवा के दो, कितने एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3, जो ये 3 एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेंगे वो उस एनर्जी को कॉम्पनसेट नहीं कर पाएंगे जो एनर्जी उनको एक्साइट करवाने में यूज हो जाएगी, तो इसलिए ऐसा होगा ही नहीं। जैसे नाइट्रोजन के लिए रीजन दिया था हमने, सेम रीजन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जितने भी ऑक्सीजन स्टेट पॉसिबल है वो दिखाओ जरा उनके, उसके लिए। ऑक्सीजन +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करवाता है, कब शो करवाता है? जब वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, और ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एक ही है, फ्लोरीन। ऑक्सीजन की होती है 3.5 और फ्लोरीन की होती है 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब OF2 है तो ऑक्सीजन जो है वो +2 स्टेट में होता है, जब O2F2 है तो ऑक्सीजन जो है +1 ऑक्सीजन स्टेट में होता है। ओके, जब O2 होता है तो ऑक्सीजन 0 ऑक्सीजन स्टेट में होता है। जब KO2 होता है, K क्या है, K इज अ मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ये? एक इलेक्ट्रॉन दो ऑक्सीजन को मिले हैं, बराबर बराबर मिलेंगे,
तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -1/2। तो इसलिए हम बोलते हैं कि KO2 में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट है वो कौन सी है, -1/2। ओके, तब हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन इज इन दी सुपर ऑक्साइड फॉर्म। जब ऑक्सीजन के ऊपर -12 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट इज कॉल्ड एज दी सुपर ऑक्साइड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पर H2O2 में ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, -1 स्टेट में है, विच इज कॉल्ड एज दी परऑक्साइड। ओके, उसके बाद H2OCl2O, इसमें ऑक्सीजन की कौन सी ऑक्सीजन स्टेट है, -2। मोस्ट कॉमन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो कौन सी है ऑक्सीजन की, वो है -2। और जब ऑक्सीजन -1 स्टेट में होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन परऑक्साइड स्टेट में। ओके, तो ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो ऑक्सीजन शो करता है। वैसे इसके जो बाकी ग्रुप मेंबर हैं वो मेजरली ये वाली ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। +2 भी बहुत कम करते हैं, वो -2, +4 और +6, ये 3 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं मेजरली बाकी ग्रुप मेंबर। ओके, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, कंपाउंड बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज कॉल्ड एज द फ्लोराइड। जैसे OF2 का नेम क्या है, ऑक्सीजन फ्लोराइड। while the compound between oxygen and chlorine is called as the oxide, why? ठीक है, देखो हमने सॉल्ट की नेमिंग में देखा हुआ है कि नेमिंग कैसे करनी है, पहले कैटायन का नेम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ओके, बाद में एनायन का नेम लिखना होता है। ओके, जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनता है, कंपाउंड बनता है, जैसे OF2, अगर एग्जांपल लें हम OF2 की, तो ऑब्वियस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, तो एंड में नेगेटिव ही लिखा जाता है ना, इसलिए तो फिर इसका नाम क्या लिखते हैं हम लिखते हैं इसका ऑक्सीजन फ्लोराइड, क्योंकि नेगेटिव फ्लोरीन बन रहा है इसमें, इस कंपाउंड में, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ओके, वेयर एज क्लोरीन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो इसलिए जो क्लोरीन और ऑक्सीजन का कंपाउंड बनेगा उसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव स्टेट आएगी, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव स्टेट आएगी, इसलिए जो है इसको कैसे लिखेंगे, क्लोरो ऑक्साइड, इसका नाम लिखेंगे क्लोरो ऑक्साइड। ओके, क्योंकि क्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में बन रहा है, ऑक्सीजन माइनस स्टेट में बन रहा है, और आपको पता है पहले कैटायन की नेमिंग होती है, बाद में एनायन की नेमिंग होती है, तो दैट्स व्हाई ये रीजन है। ओके, उसके बाद गिव रीजन एंड एग्जांपल ऑफ द एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एनोमलस बिहेवियर शो करने का रीजन क्या है, ये हर बार हर ग्रुप के पहले मेंबर पे यही रीजन चेपने हैं हमें। पहला रीजन स्मॉल साइज, जिसकी वजह से वो क्या है पी पाई बॉन्ड बना सकता है। ओके, क्योंकि 2p और 2p बड़े इफेक्टिवली ओवरलैप करते हैं। सेकंड रीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई है अपने बाकी ग्रुप मेंबर से। थर्ड, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स की नॉन अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। ओके, इसलिए ऑक्सीजन कभी भी आपको +4 और +6 ऑक्सीजन स्टेट शो करता हुआ नहीं दिखेगा, ज्यादा से ज्यादा +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है ना, मैंने बोला था ना ऑक्सीजन में एक्सेप्शन होगी। ओके, जैसे देखो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवा सकता है, क्योंकि एक्साइटेशन तो होने ही नहीं, तो ये तो अनपेयर्ड होने से रहे ऑर्बिटल, तो सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो ये लूज कर सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन +2 स्टेट में जा सकता है। ओके, तो ये रीजन है एनामलस बिहेवियर ऑफ द ऑक्सीजन के, और उसके कारण होता क्या है, जैसे स्मॉल साइज के कारण पी पाई बॉन्ड बनाता है, तभी ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स के कारण वो कभी भी +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करवा पाता। ओके, तो ये था आपके पास इनकी जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनमें हमने जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा है सभी एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट अब हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, जैसे रिएक्शन टुवर्ड हाइड्रोजन, मतलब उनके हाइड्राइड्स की बात करेंगे कि उनका हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी, उनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर, उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है और क्यों। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन में हमने बेसिकली ग्रुप 16 के, इसका हेडिंग दे दें, ग्रुप 16 हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ना है। ओके, ग्रुप 16 हाइड्राइड्स में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्राइड ऑफ टाइप H2E। कैसे टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं, H2E, जैसे H2S हो गया, H2O हो गया, H2Se हो गया, H2Te हो गया, दीज टाइप ऑफ हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड। ओके, अब बात करते हैं उनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज की, जैसे सबसे पहले थर्मल स्टेबिलिटी, टेम्परेचर के लिए स्टेबिलिटी। डाउन द ग्रुप
थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड डिक्रीजेस, डिक्रीजेस को मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ओके समझ जाना साइन से। एज द साइज स्लैश बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप जाने पे आपको पता है एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, और एच ई बॉन्ड की जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से उस बॉन्ड को तोड़ना इजी हो जाएगा। ठीक है, यही ट्रेंड हमने देखा था ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स में, और रीजन भी सेम ही है। उसके बाद रिड्यूसिंग करेक्टर, सेम ट्रेंड चलेगा जैसे ग्रुप 15 में चला था। ऑल हाइड्राइड्स एक्सेप्ट H2O possess reducing properties. Why so? Because they can lose the hydrogen. ओके, क्योंकि जब उनका बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन के साथ तो वो हाइड्रोजन लूज करके दूसरे को देंगे, तो उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस, और खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज। बट वाटर इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, क्योंकि वाटर और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप जाने पे रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन और ग्रुप 16 के एलिमेंट के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना इजी हो रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बड़े इजीली निकाल के आप दूसरे में ऐड कर सकते हो। एज द थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ओके, सेम यही तो हमने ग्रुप 15 के लिए पढ़ा था रीजन। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, क्योंकि वाटर में कौन सी बॉन्डिंग होती है, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाकी वाटर के मॉलिक्यूल के साथ थ्रू एच बॉन्डिंग जुड़ा होता है, एंड एच बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वेयरएज जो बाकी आपके पास ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। जैसे H2S का मॉलिक्यूल दूसरे H2S के मॉलिक्यूल के साथ कैसे अट्रैक्ट करता है, बाय वीक वन डर वाल फोर्सेस, और यू कैन से बाय वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, ओके। तो इन सभी में कौन सी इंटरेक्शन होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वेयरएज वाटर में कौन सी इंटरेक्शन होती है, एच बॉन्डिंग। तो इसलिए अगर जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर इसमें एच बॉन्डिंग ना होती तो जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको पता है वन डर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस एज द साइज इंक्रीजेस, तो साइज इंक्रीज होने पे वन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज होती है, तो आपके पास ट्रेंड क्या होना चाहिए था, डाउन द ग्रुप दी, एज वी नो दैट वन डर वाल फोर्सेस, ये लिखा हुआ VDW वन डर वाल फोर्सेस, ओके। तो डाउन द ग्रुप आपको पता है वन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज करेंगी, इसलिए आपके पास डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। वेयर एज वाटर का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो एक्सेप्शनल होगा, क्यों होगा एक्सेप्शनल, ओके, बिकॉज ऑफ वाटर हैज इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इसलिए करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा, करेक्ट ऑर्डर बस वाटर जो है वो सबसे आना सबसे एंड में चाहिए था जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग, बट आएगा सबसे पहले, बिकॉज वाटर हैज इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ओके, जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट डी, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है प्रोटॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी, ओके। जैसे आपको पता ही है कि हाइड्रोजन और एलिमेंट के बीच का जो बॉन्ड है वो सबसे वीक किस में होगा, H2PE में, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपको पता है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, तो इसलिए एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, H2TE का, और H2O का एसिडिक करेक्टर सबसे कम है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस which makes the release of H positive ion easier, okay। इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, जो एसिडिक करेक्टर है वो इंक्रीज करता है, ओके। बट कई बच्चे, जैसे कई बार बच्चों को डाउट होता है कि नहीं सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है, तो इसके केस में प्रोटॉन्स निकालना सबसे इजी होना चाहिए ना, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो उल्टी होनी चाहिए थी, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो ऑर्डर ये होना चाहिए था। तो आप ऐसा बोलो कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है एसिडिक करेक्टर शो करने में, एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, ओके। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर के अकॉर्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड होती तो वो उल्टा होता ऑर्डर, बट ऑर्डर तो एक्चुअल में ये है, ओके। तो इसमें आपने थोड़ा सा याद रखना है कि इसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है दैट इज डिसाइडेड बाय द बॉन्ड लेंथ, नॉट बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, मतलब इसमें हमने क्या पढ़ना है, ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16, ग्रुप 16 के ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ते हैं, ओके। जैसे यहाँ पीछे हमने पढ़ा ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स के बारे में, अब हम ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 के बारे में पढ़ेंगे, ओके। ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म्स ऑक्साइड ऑफ द फार्मूला MO2 और MO3,
ये जनरल फार्मूला है ऑक्साइड्स के जो वो शो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा SO2, SO3, ओके, दीज टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर शोन बाय द ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, उसका अपना ऑक्साइड O2 ही है, और साथ में O3 भी एग्जिस्ट करता है। ओके। जैसे कुछ एक ऑक्साइड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनाए हुए हैं। SO2 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होता है असल में SO2 का। ओके, यहाँ पे लोन पेयर होता है। ओके, तो आपको पता ही है इसके SO2 के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, और ओवरऑल रेजोनेंस हाइब्रिड कौन सा बनता है, लाइक दिस। ये वैसे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया हुआ है रेजोनेंस से, कि रेजोनेंस ऐसे दिखाते हैं वो। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, पहले इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड था, बाद में डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, like this। तो ओवरऑल रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, इन दोनों का एवरेज, दैट विल बी दिस। ओके। उसके बाद नेक्स्ट अब प्रॉपर्टीज की डिस्कशन कर लेते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ फॉर्मूला MO2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो होते हैं MO2 फॉर्मूला वाले जो ऑक्साइड होते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं। क्यों? ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी चेंज फ्रॉम +4 to +6। क्योंकि MO2 के केस में मेटल, मेटल नहीं, यहाँ पे वैसे एलिमेंट है, यहाँ पे E लिखना चाहिए, इसको E लिखते हैं, इसको EO2 लिखते हैं। ठीक। जो आपके पास जैसे SO2 है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें सल्फर +4 स्टेट में है, और सल्फर आपको पता है मैक्सिमम किस स्टेट में जा सकता है, +6 में। ठीक है। तो अगर मैक्सिमम +6 में जा सकता है, तो ऑब्वियस है ये अभी और इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। सल्फर इलेक्ट्रॉन लूज करके जिसमें देगा, तो उसको क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। अगर मैं पूछूं सल्फर ट्राइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि +6 से इसको अपनी हायर, सॉरी, मैं अगर पूछूं SO3 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि सल्फर अपनी हाईएस्ट स्टेट में पहुंच चुका है ऑलरेडी। अगर इसको +7 में जाना है, तो +7 में जा ही नहीं सकता, तभी जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना। और अगर खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरे को देगा, तभी तो उसको रिड्यूस करेगा। ओके। इसलिए जितने भी आपके पास ग्रुप 16 के ऑक्साइड्स हैं जिनका फॉर्मूला EO2 की फॉर्म में है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। एज ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी चेंज फ्रॉम +4 to +6, जिसकी वजह से वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, दूसरे को क्या कर देंगे, रिड्यूस। और ऐसे वालों को ही बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस एज द स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट इफेक्ट। अगर हम EO2 वाले कंपाउंड्स की ही बात करें, जैसे SO2 हो गया, SeO2 हो गया, TeO2 हो गया, PoO2 हो गया, ओके, क्लियर। तो इसके केस में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका होगा, SO2 का। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको पता है डाउन द ग्रुप जो है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की एबिलिटी कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो ये डाउन द ग्रुप वाले आपको कभी +4 में मिलेंगे ही नहीं। तो इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे यूज करो, इनको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे यूज करोगे। ओके, गलती से ऑक्सीडाइजिंग बोल गया मैं। ओके। डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस एज द स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। सॉरी, हो वेट वेट, डाउन द ग्रुप जाने पे +4 ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। जब +4 ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो वो +6 में जाना पसंद ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करता? +6 में वो इसलिए जाना भी पसंद नहीं करता क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो +6 में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए जो डाउन द ग्रुप जैसे पोलोनियम ऑक्साइड होगा, ये +4 में ही रहना पसंद करता है, ये +6 में जाना पसंद ही नहीं करता। इसलिए ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, डाउन द ग्रुप जो EO2, जो आपके पास ग्रुप 16 के ऑक्साइड्स हैं, दे आर more stable and they are not going to +6 oxidation state, so that's why down the group जाने पे जो आपके पास ऑक्साइड्स हैं इस फॉर्म में, they are having less reducing properties. Okay, SO2 is a reducing while TeO2 is a oxidizing agent. ठीक है। टेल्यूरियम ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हो गया। देखो इतना ज्यादा रिवर्स इफेक्ट आ गया डाउन द ग्रुप जाने पे, इतना ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में डिक्रीज आ जाता है। Ozone and sulfur dioxide are gases because they exist as a discrete molecules, while SeO2 and TeO2 are solids. ठीक है, because they exist as a polymeric structure with the covalent linkage. SeO2 के केस में तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये एक SeO हो गया ना, उसके बाद ऐसे ही कई सारे SeO जो है वो इसके अराउंड ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, और इनके बीच में लिंकेज हो जाती है, तो ये पॉलीमर्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए
जो सेलेनियम और टेल्यूरियम के ऑक्साइड हैं दे आर सॉलिड्स बिकॉज दे हैव पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स, वेयर एज जो लोअर मेंबर्स हैं, जैसे लोअर मेंबर ओजोन हो गया और SO2 हो गया, ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर इन द गैसेस स्टेट। ओके, तो ये ऑक्साइड्स की कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजेंस, मतलब आपने अब हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 की बात करनी है, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16, इसमें हम उसकी बात करेंगे, उनका आपस में कंपैरिजन करेंगे। ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म्स हैलाइड्स ऑफ द फॉर्मूला, तीन तरह के हैलाइड्स बना सकते हैं, MX6 की फॉर्म में, MX4 की फॉर्म में, MX2 की फॉर्म में। ये तीन तरह के जनरल हैलाइड्स हैं जो बनाते हैं ग्रुप 16 के मेंबर्स। ओके, जैसे आपने देखा होगा SF6, SF4, SF2। okay, these type of halides can be formed by the group 16 elements। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस इन ऑर्डर, क्लोराइड्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं और आयोडाइड्स जो हैं वो सबसे कम स्टेबल हैं। क्या मतलब हुआ, जैसे अगर मैं बात करूं SF4, HCl4, SBr4 और SI4, मतलब सल्फर के ही फ्लोराइड का क्लोराइड के और ब्रोमाइड और आयोडाइड का कंपैरिजन करूं, सल्फर के ही, तो सल्फर का जो फ्लोराइड होगा दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल एंड सल्फर का जो आयोडाइड होगा दैट विल बी द लीस्ट स्टेबल। ओके, अगर एक पर्टिकुलर फॉर्मूला वाले किसी ग्रुप 16 एलिमेंट के मैं क्लोराइड क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड को कंपेयर करूं तो दैट विल बी दी ऑर्डर, ये होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर में। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, अगर हम हेक्सा हैलाइड्स की बात करें, जैसे MX6 वाले हैलाइड्स की बात करें ग्रुप 16 की, तो जो हेक्सा फ्लोराइड्स होते हैं आर दी ओनली स्टेबल हैलाइड्स। ग्रुप 16 वाले सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड स्टेबल बना सकते हैं, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जो है वो उनके स्टेबल नहीं होते, वो अल्टीमेटली डिकम्पोज कर ही जाते हैं। उसका रीजन क्या हो सकता है, जैसे सल्फर के अराउंड में 6 क्लोरीन के मॉलिक्यूल लगा दूं लाइक दिस, तो ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज्यादा बल्की होते हैं, क्लोरीन इज अ बिग मॉलिक्यूल ना, तो इनमें आपस में रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये बड़ा ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसलिए सल्फर ज्यादा से ज्यादा 6 फ्लोरीन को अकोमोडेट कर सकता है, क्योंकि ये फिर थोड़े बहुत छोटे होते हैं साइज में, तो इनमें आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। ओके, तो जो हेक्सा फ्लोराइड्स हैं वही ज्यादातर एग्जिस्ट करते हैं ग्रुप 16 के लिए। ओके, और वो भी किस नेचर किस स्टेट में होते हैं, गैसेस स्टेट में। ओके, और उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, दैट इज अ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। जैसे SF6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसमें सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन और ये वाली केमिकल बॉन्डिंग में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको डिस्कस नहीं कर रहा मैं। नेक्स्ट है आपके पास टेट्राफ्लोराइड्स, अगर हम ग्रुप 16 के टेट्राफ्लोराइड्स की बात करें, जैसे SF4 हो गया, ओके, SeF4 हो गया, अगर उनकी बात करें तो उनका स्ट्रक्चर देखें, डिस्कस करें। जैसे SF4 जो है वो गैसेस स्टेट में होता है, SF6 जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और TeF4 जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। सॉरी, यहाँ पे मैं SeF6 बोल गया, SeF4 की बात कर रहा हूँ मैं। तो TeF4 जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। ओके, उसके बाद चाहे लिक्विड, चलो जो ये तो गैसेस, ये तो इनकी स्टेट्स की बात हो गई। ओके, स्टेट का आप रीजन दे सकते हो कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने की वजह से वो वंडरवल फोर्सेस बढ़ते हैं जिसकी वजह से ये स्टेट्स चेंज हो रही हैं। ओके, बट स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर हम जनरल लिखें कि MX4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, दैट विल बी दी सीसॉ स्ट्रक्चर, क्योंकि आपका जो सेंट्रल एटम होगा उसके ऊपर एक लोन पेयर आएगा और वो 4 बॉन्ड पेयर बना रहा होगा। जब 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर बनाना हो तो कौन सी शेप होती है, सीसॉ, और सीसॉ के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3d। नेक्स्ट है, अगर डायहालाइड्स की बात करें, डायहालाइड्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जैसे MX2 की फॉर्म में जो आपके पास हैलाइड्स बनेंगे, जैसे OF2, SF2, SeF2, इनके केस में आपके पास शेप कैसी देखने को मिलेगी, दैट विल बी दी बेंट। जो आपका ग्रुप 16 का एलिमेंट होगा उसके ऊपर 2 लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड पेयर होंगे, जिसकी वजह से जो शेप है दैट विल बी दी बेंट, और इस शेप को वी शेप भी बोलते हैं। ओके, इसको वी शेप भी बोल सकते हो आप।
और इसके केस में ये जो है ग्रुप 16 वाला हैलाइड, ग्रुप 16 वाला एलिमेंट है, ग्रुप 16 वालों को कैल्कोजेंस भी बोलते हैं, कैल्कोजेंस। ओके, याद रखना। क्लियर। और जो कैल्कोजेन होगा दैट विल बी हैविंग हाइब्रिडाइजेशन कौन सी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके। ये ज्यादातर ये कुछ एक मोनोहाइड्रेट्स भी बना देते हैं। मोनोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है कि आपका ग्रुप 16 वाले एलिमेंट के साथ एक ही हैलाइड जुड़ा हो, दैट इज कॉल्ड एज द मोनोहाइड हाइलाइट। इनको हाइलाइट लिखना था, ये मैंने गलती से हाइड्राइड लिख दिया हुआ यहाँ पे इसको ठीक कर देते हैं, मोनो हैलाइड्स। ओके। तो अमंग मोनोहलाइड्स की बात करें तो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं मोनोहलाइड्स। ओके। मतलब डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते कि ऐसे एग्जिस्ट कर रहे होंगे ना, दे विल डायमराइज। कैसे? जैसे अगर मैं इसकी बात करूं S2F2 की शेप कैसी होगी, दैट विल बी लाइक दिस, S2F2 की शेप इज लाइक दिस। ओके। इसको बोलते हैं डायमेरिक फॉर्म। दो SF आपस में कंबाइन कर जाते हैं। ओके, क्योंकि वो ऑक्टेट रूल का भी ख्याल करना है, तो ऐसे आपके पास बाकियों का शेप भी होता है, दे एग्जिस्ट इन द डायमेरिक फॉर्म। ओके। अगर मैं बात करूं इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, S2F2 में इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी +1 है ना। Se2Cl2 में भी +1 होगी, सेलेनियम की +1। तो इसलिए देखा गया है कि जो डायमेरिक हैलाइड्स होते हैं दे कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब मैंने समझाया था कि वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो और वही एलिमेंट रिड्यूस हो रहा हो। ओके। जैसे ही अगर हम बात करें सेलेनियम डायरेक्ट सेलेनियम मोनोक्लोराइड की, ये है ना सेलेनियम मोनोक्लोराइड, तो अगर आप इसको देखो, आप अगर इसको हीट करो तो ऑन हीटिंग इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस SeCl4। इसमें सेलेनियम +1 स्टेट में था, यहाँ पे +4 में है, तो क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। ओके। और Se2Cl2 से अगर वो Sc बन गया तो यहाँ पे कौन सी स्टेट थी, +1, और यहाँ पे कौन सी स्टेट में चला गया, 0, तो यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन। तो इट मीन्स जो आपके मोनोहाइलाइड्स होते हैं ग्रुप 16 के, वो सारे के सारे क्या करते हैं, दे शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके। इनफैक्ट डिस्प्रोपोर्शनेशन एक्शन कोई भी हैलाइड शो कर सकता है जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। जैसे अगर कोई +4 ऑक्सीजन स्टेट में है, ओके, जैसे सेलेनियम का कंपाउंड ही है, वो +6 में भी जा सकता है, +6 से नीचे वाली में भी आ सकता है, तो वो कंपाउंड भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है, बस उसकी कंडीशन थोड़ी अलग हो सकती है जिन कंडीशन पे वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करवाएगा। ओके। मैंने बताया था ना कल भी आपको कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करवाने की मेन कंडीशन क्या है, कि जो आपका एलिमेंट है दैट वुड शुड बी प्रेजेंट इन द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, कि उससे अबव वाली ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल हो, लो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल हो। ओके। नेक्स्ट आपके पास है SF6 एग्जिस्ट व्हाइल HCl6 नॉट। वाई? जैसे मैं हमने यहीं पे बात कर ली थी कि जो हेक्साक्लोराइड्स हैं वही आपको मिलते हैं, क्लोराइड वगैरह नहीं मिलते, उसका रीजन वही है ना, बल्कीनेस। ओके। क्लियर। तो इसका रीजन वैसे पढ़ ही लेते हैं, एक बार दोबारा एक पढ़ लेते हैं। बिकॉज क्लोरीन इज नॉट दैट इनफ इलेक्ट्रोनेगेटिव टू ब्रिंग आउट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इन द सल्फर। एक तो क्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि सल्फर को +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक एक्सपेंड कर सके। ओके। दूसरा रीजन क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू अकोमोडेट सल्फर, इट इज डिफिकल्ट फॉर द अकोमोडेट टू सल्फर टू अकोमोडेट 6 लार्ज साइज क्लोरीन एटम, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो क्लोरीन एटम जो है वो आपस में ही रिपल्शन करवा करवा के अपने आप को, अपने मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर देंगे। ओके। जिसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल खुद ही स्टेबल नहीं बन पाएगा, तो HCl6 से वो फटाफट HCl4 स्टेट में आ जाएगा। ओके। तो इसलिए SF6 एग्जिस्ट करता है, HCl6 नहीं। ओके। दो रीजन है, एक तो क्लोरीन इज वेरी वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए वो सल्फर को +6 ऑक्सीजन स्टेट तक खींच सकता है, क्लोरीन नहीं ऐसा कर सकता। और दूसरा क्लोरीन का साइज भी बड़ा है, तो वैसे भी सल्फर के पास 6 लार्ज साइज क्लोरीन को अकोमोडेट करवाने की जगह ही नहीं बची है। उसके बाद जो SF6 होता है वो क्वाइट इनर्ट नेचर का होता है, मतलब क्वाइट रिएक्टिव। ये मतलब इनर्ट का मतलब होता है कि रिएक्टिव नहीं होता। क्यों नहीं होता SF6 ज्यादातर रिएक्टिव, क्योंकि इसमें सल्फर जो है वो ऑलरेडी अपनी +6 स्टेट में जा चुका है। ओके। दूसरा, सल्फर के ऊपर अटैक होना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ये जो 6 फ्लोरीन है उसके अराउंड क्या करेंगे, वो उसका अटैक किसी को पहुंचने नहीं देंगे सल्फर तक। पहुंचेगा कैसे, वो तो यहीं से मुड़ जाएगा ना। ओके। तो ये जो 6 फ्लोरीन है दे आर protecting sulfur from the attack, so that's why SF6 is inert in nature. SF6 is inert
or unreactive because sulfur in SF6 is sterically protected by the 6 fluorine atoms. Justify the two oxides of sulfur that are acidic in nature. दो ऑक्साइड सल्फर के जो एसिडिक नेचर के हैं उनको जस्टिफाई करना है. एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? जैसे सल्फर के ऑक्साइड है SO2 और SO3. इसके ऑक्साइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे SO2 से बनेगा सल्फरस एसिड SO3 और SO3 से बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ओके, तो जिन ऑक्साइड से आपका जो है एसिड बने दे आर कॉल्ड एज दी व्हाट काइंड ऑफ ऑक्साइड? दे आर कॉल्ड एज दी एसिडिक ऑक्साइड्स. तो इससे जस्टिफाई होता है कि सल्फर के जो ऑक्साइड हैं दे आर एसिडिक इन नेचर. लास्ट क्वेश्चन है why H2O is a liquid while H2S is a gas. H2O लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि H2O के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. whereas H2S के केस में कौन सी बॉन्डिंग होती है? सिंपल वैन डर वाल फोर्स, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ पे लिख लो साथ में, सिंपल वैन डर वाल फोर्स इज देयर, फोर्स जो कि वीक होती है एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, इसलिए वाटर जो है वो एग्जिस्ट में, और इसमें बड़ी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. अगर आप चाहो तो केमिकल बॉन्डिंग में वाटर का स्ट्रक्चर एक बार रिपीट कर सकते हो. एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है थ्रू 4 H बॉन्डिंग. so that's why that is making water molecule bounded to the 4 different water molecule very strongly, which is making its state liquid, whereas H2S के केस में ऐसा कुछ नहीं होना. ओके, तो ये आज हमने कर ली हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स की डिस्कस और उनके कंपाउंड्स की. कल हम स्पेसिफिकली ऑक्सीजन के कंपाउंड्स की डिस्कशन करेंगे और परसों हम करेंगे सल्फर के कंपाउंड्स की डिस्कशन. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे.